गुड मॉर्निंग भाई लोग। अच्छा, गुड मॉर्निंग नहीं है यार, मैं भी एकदम उसी जोन में हूं। गुड इवनिंग भाई लोग, सभी को नमस्कार, जय हिंद। चलो, सभी को नमस्कार, जय श्री राम, गुड इवनिंग। चलो भैया, गीतांजलि बाबू संस्कृत बोल रही हो? नमस्कारम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बेटा, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं आज की क्लास। कल क्लास नहीं हो पाई, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी फैमिली में, इस वजह से थोड़ी सी क्लासेस सारी कैंसिल करनी पड़ी। चलो भाई, बहुत बढ़िया गीतांजलि, बहुत बढ़िया बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिलीप कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, एटीएम की क्लास। आज हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो हम लोग पॉलिटी चला रहे हैं और पॉलिटी में अपने सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स हो रहे हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स हो लिया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। अब प्रेसिडेंट का टॉपिक है, कल वाइस प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है। इस तरह से सारे टॉपिक्स होते रहेंगे। शुरू करते हैं। मेरी 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 छुट्टी थी यार, कल मेरी छुट्टी थी, कल मेरी छुट्टी थी और सारी क्लासेस हुई हैं आई गेस, ठीक है। और मेरी छुट्टी इसलिए थी क्योंकि फैमिली मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी। चलो, अबे ससुरो जानबूझ के नहीं दी है। चलो, तो अब बेटा देखो ध्यान से, प्रेसिडेंट के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं एटीएम में जो बिना बेसिक्स क्लियर किए हुए यहां पर एटीएम को लगा रहे हैं, बेटा कोई मतलब नहीं बनता अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो जिसकी भी थ्योरी क्लियर नहीं है, जिसकी थ्योरी क्लियर है उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, जिसकी थ्योरी क्लियर नहीं है, 1% भी शक है कि यार थ्योरी नहीं है और शायद एटीएम कितना ही याद रख पाएंगे इतने सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को। तो इसलिए थ्योरी पढ़ो ताकि बैकग्राउंड पता चले और फिर क्वेश्चन जब लगाओगे तो क्वेश्चंस लगाने और उनके एक्सप्लेनेशन को सुनने में मजा आएगा और आसानी होगी। तो इसको आप बढ़िया तरीके से कवर करो, फाउंडेशन बैच को, सारे सब्जेक्ट्स इसमें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, सब बिल्कुल बेसिक से एडवांस, ठीक है। बहुत शानदार कोर्स। बाकी जिसने थ्योरी कर रखी है वो बिल्कुल सही जगह पर है, एटीएम में बढ़िया प्रैक्टिस करो। तो पहला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट से, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है? तुम सबको मालूम है, जब ससुरा टॉपिक ही प्रेसिडेंट का है तो सवाल भी प्रेसिडेंट वाला ही होगा ना, बिल्कुल। रुपेश कोई बात नहीं बेटा, अगर 699 वाला लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो भाई, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में भाग 5 है ना। हमारे संविधान में भाग 5 है, पार्ट 5 है, भाग 5 है, पार्ट 5 है। और इस भाग 5 में आर्टिकल्स हैं 52 से लेकर 151 तक। तो इसी बीच 52 से लेकर 62 तक जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 के बीच में हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। और याद रखना बच्चों, आर्टिकल 52 में यह लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 में यह लिखा हुआ है कि देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। यहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल 52 में, पहले ही आर्टिकल में, प्रेसिडेंट के पहले ही आर्टिकल में, कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। यह आर्टिकल 52 में है। और यह लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति, यह आर्टिकल 52 में नहीं लिखा हुआ, यह एक जनरल बात बता रहा हूं कि भारत के राष्ट्रपति तीनों फोर्सेस के,
आर्म्ड फोर्सेस के, तीनों आर्म्ड फोर्सेस के, 3 जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, तीनों हमारी जो सेनाएं हैं, उनके सर्वोच्च कमांडर हैं, सर्वोच्च सेनापति हैं। देखो 3 आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनके सुप्रीम कमांडर हैं। अब ये कैसे रिलेट कर सकते हैं हम? देखो मुझे एक बात बताओ, राष्ट्रपति का मतलब है एक तरीके से राष्ट्र का हेड, और है भी। हमारे देश के अल्टीमेट हेड है प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, अल्टीमेट हेड कौन है? प्रेसिडेंट। और याद रखो, जब अल्टीमेट हेड हमारे देश का प्रेसिडेंट है तो राजा महाराजाओं के जमाने में याद करो, राजा महाराजाओं के जमाने में उस राज्य का हेड कौन होता था? राजा। राजा की होती थी सेना, और राजा अपनी सेना के सेनापतियों को चुनता था। तो वैसे तो यहां पर है कि राष्ट्र का हेड है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की है 3 सेना। भाई देश का हेड कौन? राष्ट्रपति, तो उसकी 3 सेनाएं हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, और तीनों के जो सेनापति हैं, कमांडर इन चीफ हैं, वो राष्ट्रपति ही चुनते हैं, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। तो याद रखो बेटा, 3 आर्म्ड फोर्सेस जो है हमारी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों के ही सुप्रीम कमांडर हैं हमारे राष्ट्रपति, क्योंकि वो देश के हेड हैं। तो देश के हेड की ही होती है आर्मी, और राजा जो है वो सर्वोच्च सेनापति होता है। भले ही उसने आर्मी का कमांडर इन चीफ बना रखा हो, नेवी का बना रखा हो, एयरफोर्स का बना रखा हो, पर अल्टीमेटली राजा ही पूरी सेना का कमांडर है, राजा की ही आर्मी है। तो हमारे देश में तुम कंपेयर कर सकते हो कि राष्ट्रपति वो राजा है जिसके पास 3 आर्मी, मतलब 3 फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और वही इनके कमांडर इन चीफ्स को यानी कि सेनापतियों को नियुक्त करता है। तो ये यहां पर लिखा हुआ है हमारे एक तरीके से संविधान में। तो आर्टिकल 52 में लिखा है भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, और याद रखना 3 आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर है हमारे राष्ट्रपति। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? जल्दी बताओ भाई, राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में एक्सप्लेन्ड है? जल्दी बताओ। जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 60, आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में, ठीक है, शाबाश। आर्टिकल 60 में यहां पर हमें देखने को मिलता है ओथ एंड अफर्मेशन राष्ट्रपति की। तो बेटा ध्यान से सुनो, मैं एक बार सारे आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूं। आर्टिकल 52 में तो लिखा है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं यहीं पे बता देता हूं ताकि तुम्हें एक बार में ही याद हो जाए। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये तो यहां पर लिखा हुआ है। दूसरा 53 में लिखा हुआ है कि भारत की सभी कार्यपालिका संबंधी पावर्स राष्ट्रपति के पास है। भारत की सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यपालिका संबंधी पावर्स, शक्तियां, वो किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास। तो भारत की सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति के पास। बेसिकली इसका मतलब यह है कि भारत में जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाएंगे, कार्यपालिका जितने भी डिसीजंस लेगी, उन सब पर साइन होंगे राष्ट्रपति के, यानी राष्ट्रपति के साइन के बिना एग्जीक्यूटिव पावर भारत सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। तो याद रखना, भारत की सभी एग्जीक्यूटिव पावर जो सरकार इस्तेमाल करती है वो राष्ट्रपति के नाम पे करती है, यानी बिल फटता है राष्ट्रपति के नाम पर कि राष्ट्रपति के ऑर्डर से ये हुआ है, जबकि कर रही है सरकार। तो भारत की सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति के पास, तो यानी सारे डिसीजंस इनकी सहमति से होते हैं। 54 में है बच्चों राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का इलेक्शन। तो कैसे इनको इलेक्ट किया जाता है? आर्टिकल 55 में मेथड ऑफ इलेक्शन है कि किस तरह से, यहां तो है कि इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन से कुछ रिलेटेड चीजें, और यहां पे मेथड ऑफ इलेक्शन, किस मैनर में इनको इलेक्ट किया जाता है। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस,
कि कितना टेन्योर है इनका, टर्म ऑफ ऑफिस यानी इनका टेन्योर, इनका कार्यकाल, इनका यहां पर क्या है बच्चों, कार्यकाल। फिर 57 याद नहीं रखना, ऐसे ही है, 58 याद रखो। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशंस टू बिकम द प्रेसिडेंट। आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस, क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, तो राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं हैं यहां पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। ठीक है, उसके बाद 59 में राष्ट्रपति बनने के लिए जो और दूसरी कंडीशंस हैं वो यहां पर हैं। कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, शर्तें हैं राष्ट्रपति पद धारण करने से पहले, यानी राष्ट्रपति पद धारण करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं, वो शर्तें हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं राष्ट्रपति का पद धारण करने से पहले। ठीक है, और फिर 60 में है ओथ, 60 में है ओथ यानी कि शपथ। तो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। किसके सामने बच्चों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई के सामने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति की। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के न्यायाधीश, तो याद रखो बेटा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सीजीआई, वो शपथ दिलवाते हैं। और अगर ये एब्सेंट हैं, सीजीआई अगर एब्सेंट होंगे तो प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, अगर सीजीआई एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाएंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सीजीआई के बाद जो सीनियर मोस्ट जज है सर्विस में, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सीजीआई के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं सर्विस में, वो यहां पे शपथ दिलवाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई, तो ये हो गई शपथ। और लास्ट में आर्टिकल 61 में है उनका इम्पीचमेंट, यानी उनको उनके पद से निकाला जाना। इम्पीचमेंट यानी कि रिमूवल, उनके पद से उनका रिमूवल, इसे हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, महाभियोग। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको यहीं पर बता दिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इसके अलावा कोई आर्टिकल नहीं पढ़ना। ठीक है भाई, ये सारे आर्टिकल्स बता दिया। आर्टिकल 60 में शपथ, शपथ कौन दिलवाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जज ऑफ इंडिया। और अगर वो एब्सेंट है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा वो शपथ दिलवा देगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज द, भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। पहले तो तुम सबको मालूम है एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है सबको मालूम है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, देश को चलाने के लिए, राज्य को गवर्न करने के लिए 3 बॉडी चाहिए, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। लेजिस्लेचर, यहां पे लिख सकते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, है ना भाई, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब है विधायिका। तो राज्य को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए बच्चों हमारे पास 3 बॉडीज होनी चाहिए, लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये सब। और जुडिशरी का मतलब है न्यायपालिका, न्यायपालिका। और तुम सबको मालूम है कि इन तीनों का काम क्या है, इन तीनों का काम क्या है तुम सबको मालूम है। विधायिका का काम है कानून बनाना, लॉज फॉर्म करना। कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना, कानूनों को लागू करना, इंप्लीमेंट करना इन लॉज को। और न्यायपालिका का काम है जो इन कानूनों का पालन ना करे उसे पनिश करना, जो कानूनों का
पालन ना करे उसे सजा देना, यह काम है न्यायपालिका का। अब तुम सब जानते हो कि सेंटर में जो एग्जीक्यूटिव है, सेंटर में जो कार्यपालिका है, उसमें कौन कौन है। ध्यान से देखो, एक तो अपने प्रेसिडेंट हैं, एक अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक अपने प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर की मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे लिख सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद और उसके अलावा कई बार एजीआई को भी शामिल कर लेते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, भारत सरकार के वकील होते हैं, देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं महान्यायवादी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, यानी देश के सबसे बड़े वकील। तो यहां पे हेड कौन होगा बताओ? इनमें हेड कौन होगा? राष्ट्रपति तो होगा। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि संवैधानिक हेड एग्जीक्यूटिव के कौन है? संवैधानिक हेड राष्ट्रपति है। ठीक है भाई, चलो समझ में आया। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बताओ बेटा सभी लोग, जल्दी जल्दी। बताओ सभी लोग, जवाब दो भैया। नहीं बेटा, देखो मुख्यमंत्री वगैरह है तो उनको अपने पद से रिजाइन करना पड़ेगा पहले। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसे उसके पद से रिजाइन करना पड़ेगा। कुछ 4-5 पद हैं जिन पर बैठे हुए लोग बैठे हुए चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं। मैं बताऊंगा अभी कौन। तो भाई पहले तो समझो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात सभी लोग। राष्ट्रपति यानी जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। राष्ट्रपति इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, जब अभी इस साल अपने जनरल इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, तो लोकसभा के जनरल इलेक्शंस में जो भी हम लोग 18 साल से ऊपर के हम लोगों ने वोट डाला है, हम खुद गए और जो भी हमारा सांसद बनना चाहिए उसके लिए वोट डाल के आए। यानी जो संसद में, लोकसभा में जो हमारे प्रतिनिधि पहुंचे हैं, उनको हमने खुद वोट डाल के जिताया है। यानी हमने खुद ने वोट डाला, मतलब डायरेक्टली इलेक्ट किया हमने उनको। अगर जनता खुद वोट डाले किसी बंदे को चुनने के लिए तो वो डायरेक्ट इलेक्शन है। पर हमने राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया कभी। राष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग शामिल होते हैं जिनको हमने चुना है। यानी हमने एमएलएज और एमपीज को चुना। राज्य में हम एमएलएज को चुनते हैं, सेंटर में हम एमपीज को चुनते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, और फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यानी हमने जिनको चुना वो चुनेंगे राष्ट्रपति को। तो मतलब ये डायरेक्ट इलेक्शन तो हुए नहीं, हम राष्ट्रपति को डायरेक्टली तो चुन ही नहीं रहे। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है। दूसरी बात कि जिस मेथड से इलेक्शन होता है, मेथड का नाम है मेथड ऑफ इलेक्शन। ध्यान से देखो बेटा, अभी मैं आता हूं मेन पॉइंट पे आता हूं। मेथड ऑफ इलेक्शन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या है भैया? प्रोपोर्शनल, ये तरीका है राष्ट्रपति को चुनने का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यह तरीका है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ध्यान से देखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल ट्रांसफरेबल मतलब संक्रमण, एकल संक्रमण मत द्वारा, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमण मत द्वारा। भैया ये राष्ट्रपति को चुना जाने का तरीका है। अब बात यह है बच्चों कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन चुनता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल है। राष्ट्रपति को कौन चुनता है बच्चों? राष्ट्रपति को चुनता है निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति को एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल, यानी कुछ लोगों का ग्रुप है। निर्वाचक मंडल मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है जो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। बात यह कि उस निर्वाचक मंडल में कौन है, चुना जाता है। अब वो मंडल में है कौन, निर्वाचक मंडल में है कौन? देखो निर्वाचक मंडल में पहला तो ये लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए नेता, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए नेता, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए नेता। भाई तुम सब जानते हो कि लोकसभा के लिए भी इलेक्शंस होते हैं और राज्यसभा के लिए भी इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं उसमें जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है और अपने प्रतिनिधियों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के, सांसद बना के संसद पहुंचाती है। जबकि राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते। हमने अपने अपने राज्यों में जिन एमएलए को चुना हुआ है वो राज्यों के पर्टिकुलर लोगों को भेजते हैं राज्यसभा। यानी हमने अपने राज्य के जिन एमएलए को चुना वो एमएलए अपने से अलग, जितनी सीट भी एक स्टेट में राज्यसभा की उन सीटों पर अलग से बंदे भेजते हैं चुन के। तो देखो अब लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए नेता। अब लोकसभा में तुम सब जानते हो कि लोकसभा में आज के टाइम में 543 है स्ट्रेंथ, 543 है और ये सारे के सारे चुने हुए हैं। एक भी नॉमिनेटेड नहीं है, एक भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं है। नॉमिनेटेड कोई है ही नहीं इस टाइम पे। तो 543 इलेक्टेड प्लस राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में टोटल मेंबर होते हैं 245। राज्यसभा में ध्यान से सुनो मेरी बात, राज्यसभा में टोटल मेंबर्स है आज के टाइम में 245। 245 में से 12 तो मनोनीत हैं राष्ट्रपति जी द्वारा, 12 तो मनोनीत हैं राष्ट्रपति द्वारा, 12 मनोनीत हैं। 12 कौन कौन से क्षेत्रों से आते हैं? ये 12 ये आते हैं कौन कौन से क्षेत्रों से? जैसे आर्ट यानी कला, उसके बाद साइंस यानी विज्ञान, साइंस यानी विज्ञान, फिर स्पोर्ट्स खेल, स्पोर्ट्स यानी खेल, और उसके बाद है आर्ट हो गया, साइंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस समाज सेवा, और लास्ट में हो जाएगा लिटरेचर साहित्य। तो 12 लोगों को इन 5 क्षेत्रों से राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और बाकी 245 में से फिर बच गए 245 बाद 233 बच गए, 233 ये इलेक्टेड है, ये चुने हुए हैं और इन्हें चुनते हैं अपने अपने राज्यों के एमएलए। तो हर राज्य में सीट बटी हुई है राज्यसभा की, तो जितनी सीट पहुंची है जिस स्टेट में वहां के एमएलए अपने से अलग बंदों को चुन के वहां पर भेज देते हैं। तो हम एमएलए को चुनते हैं अपने अपने स्टेट्स के, वो राज्यसभा के मेंबर्स को भेजते हैं चुन के। ठीक है, तो 233
इलेक्टेड हैं। तो मैंने बोला लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए नेता, इलेक्टेड नेता। तो 543 प्लस 233 कितने हुए बच्चों? 3 3 6 4 3 7 5 2 7 776 776 लोग एक तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा इस इलेक्टोरल कॉलेज में और कौन होता है? इसमें होते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्य विधानसभा के सदस्य जो हैं वो भी यहां पे वोट डालते हैं। अब राज्य विधानसभा के सदस्य कितने राज्य हैं भैया? 28 राज्य हैं। अब जैसे अकेले यूपी में ही 403 एमएलए हैं भाई, राज्य विधानसभा के सदस्य यूपी में अकेले 403 हैं, राजस्थान में 200 है। तो ऐसे 28 राज्यों के जितने भी एमएलए हैं वो वोट डालते हैं। तो राज्य विधानसभा के सदस्य यानी 28 राज्यों के एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 28 राज्यों के एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो वोट डालते हैं। और उसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनके पास राज्य विधानसभा है, विधानसभा है उनके पास। तो वो विधानसभा वाली यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली प्लस पुडुचेरी, दिल्ली प्लस पुडुचेरी। तो इस तरीके से 2 यूटीज, दिल्ली और पुडुचेरी, यहां पे विधानसभा है तो यहां के सदस्य भी वोट डालते हैं। 28 राज्यों के अलावा दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज के लोग भी वोट डालते हैं, यानी इनके जो एमएलएज हैं दिल्ली और पुडुचेरी के वो भी वोट डालते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए नेता यानी 543 प्लस 233, राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जिन्हें बोलते हैं हम, लेजिस्लेटिव असेंबली या राज्य विधानसभा। और याद रखना तभी तो बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा का सदस्य मतलब एमएलए अंग्रेजी में। तो राज्य विधानसभा के सदस्य 28 राज्यों के एमएलए और 2 यूटीज दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए, ये सब मिलके वोट डालते हैं। तो सेंटर वालों का तो है ही वोट, 776 सेंटर वाले हैं अपने एमपीज, फिर हर स्टेट के जो एमएलए हैं वो डालते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी के भी, दिल्ली और पुडुचेरी के जो अपने एमएलए हैं वो भी यहां पर वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में ये लोग शामिल हैं। अब क्वेश्चन देखो, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। सही बात है भाई, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सही बात है। राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स यानी एमएलए, यानी एमपीज और इधर एमएलए, तो दोनों के दोनों ही तो सही है। तो बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, आंसर क्या हो गया? बोथ 1 and 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which article of the Indian Constitution deals with the special address by the President to the Parliament? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष संबोधन से संबंधित है? बताओ भैया जल्दी। हिंदी मिक्स बता रहे हैं तो सर आर पार हो जा रहा है दिमाग से। कुणाल बेटा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाना पड़ेगा यार। बताओ भाई कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भाई प्रेसिडेंट जो है संसद के दोनों सदनों को एड्रेस कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं पार्लियामेंट को, स्पेशल एड्रेस। तो स्पेशल एड्रेस है, पार्लियामेंट का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। भाई पार्लियामेंट का मतलब तो यही है ना कि दोनों हाउसेस, तो दोनों हाउसेस को एड्रेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट एक साथ। तो बताओ कौन से आर्टिकल में है? तो एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। मैं आप सबको बता रहा हूं, आर्टिकल है 87। आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है कि जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे, आम चुनाव हुए ना इस बार भी, मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बने, तो जनरल इलेक्शंस यानी आम चुनाव जब भी होंगे देश में, ध्यान से देखो बेटा, जनरल इलेक्शंस
जब भी होते हैं देश में, जनरल इलेक्शंस जब भी होते हैं देश में, तो जनरल इलेक्शंस के बाद दोनों सदनों के लोग आपस में साथ में बैठते हैं। तो जनरल इलेक्शंस के बाद दोनों सदनों के लोग साथ में, ध्यान से देखो, जनरल इलेक्शंस के बाद दोनों सदनों के लोग साथ में बैठते हैं और इन सभी मेंबर्स को ध्यान से देखो, जनरल इलेक्शंस के बाद दोनों सदनों के लोग साथ में बैठते हैं और इन सभी मेंबर्स को राष्ट्रपति एक साथ एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। तो आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है कि जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे तो जनरल इलेक्शंस के बाद जो पहला सत्र होगा, जो फर्स्ट सेशन होगा, पहला सत्र जनरल इलेक्शंस के बाद संसद का जो पहला सत्र होगा, फर्स्ट मीटिंग होगी, उस फर्स्ट मीटिंग में दोनों सदनों के लोगों को साथ में बैठाया जाता है और उन सभी मेंबर्स को राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं एक साथ। तो याद रखना, हर बार जब भी 5 साल में चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जो पहली मीटिंग होगी वो दोनों सदनों की होगी, दोनों हाउसेस की होगी, उसमें राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। तो याद रखना, सभी मेंबर्स को राष्ट्रपति एक साथ एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। ये आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर ऑफ इनेक्टिंग ऑर्डिनेंसेस टू हु अमंग द फॉलोइंग। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश लागू करने की शक्ति देता है? बताओ। भाई, जल्दी जवाब दो। ये वाला बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आर्टिकल 123 में निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश लागू करने की शक्ति मिली हुई है? मैं आपको बताता हूं। पहले तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये जो ऑर्डिनेंस है ये क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। अध्यादेश ऑर्डिनेंस, ध्यान से सुनो बेटा। जैसे तुम सब जानते हो कि पार्लियामेंट, संसद के 3 सेशंस होते हैं साल में। संसद 3 बार यहां पर सेशन करती है। संसद की 3 बार बैठकें होती हैं। 3 मीटिंग नहीं होती, 3 बार बैठकें होती हैं। यानी 3 स्लॉट्स हैं जिस टाइम पे संसद के दोनों सदन डिबेट्स वगैरह करते हैं, बिल्स वगैरह पे चर्चा करते हैं। जैसे संसद के 3 सत्र हैं, पार्लियामेंट के 3 सेशंस हैं, संसद के 3 सत्र, पार्लियामेंट के 3 सेशंस। अब ध्यान से देखना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी समझ में आ जाएगा। पार्लियामेंट्स 3 सेशंस, कौन कौन से हैं? तुम सब जानते हो, जिन्होंने भी फाउंडेशन कवर किया हुआ है या जिन्होंने यूट्यूब देखा हुआ है हमारा बढ़िया तरीके से। देखो यहां पर पहले ये है अपना बजट सेशन। सबसे पहला जो सेशन होता है बच्चों, वो होता है बजट सेशन। सबसे पहला सेशन बजट सेशन। ये जनवरी से लेकर मई तक चलता है। जनवरी से लेकर मई तक चलता है, 4-5 महीने बजट सेशन। इसी बीच फरवरी में 1 फरवरी को बजट भी आता है देश का, इसलिए बजट सेशन बोल रहे हैं। फिर आता है बच्चों मॉनसून सेशन। ठीक है, मॉनसून सेशन।
मॉनसून सेशन ये चलता है बच्चों 2 महीने, जुलाई एंड अगस्त। तो जनवरी से मई तक बजट सेशन, और मॉनसून सेशन जुलाई से अगस्त। ठीक है, जुलाई और अगस्त 2 महीने। और फिर आता है विंटर सेशन। ध्यान से देखो, अभी आऊंगा ऑर्डिनेंस पे। विंटर सेशन, तो विंटर सेशन जो है ये चलता है, सबसे छोटा होता है ये मिड नवंबर से, जनरली ये टाइम है मिड नवंबर से मिड दिसंबर, मिड नवंबर से मिड दिसंबर। अब मुझे एक बात बताओ, पूरे साल भर में जनवरी से लेके इधर दिसंबर तक, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, मिड नवंबर से मिड दिसंबर, तो पूरा जनवरी से लेके दिसंबर तक साल में 3 सेशन हो रहे हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, एक 5 महीने का, एक 2 महीने का, एक 1 महीने का। ठीक है, अब ये देखो यहां पे गैप कितना है, 2 कॉन्सेक्यूटिव सेशंस के बीच में, 2 कॉन्सेक्यूटिव सेशंस के बीच में, 2 कॉन्सेक्यूटिव सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहां पे कितने का गैप है भाई? यहां पर तो सिर्फ जैसे जनवरी से मई, जुलाई अगस्त, तो जून का गैप है यहां पे 1 महीने का, जून का गैप। और इधर देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी आधा, तो यहां पर सितंबर, अक्टूबर एंड मिड नवंबर। सितंबर, अक्टूबर, मिड नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, मिड नवंबर। तो देखो इधर 1 महीने का ब्रेक है, इधर 2.5 महीने का ब्रेक है, इधर लगभग ये देखो दिसंबर से, मिड दिसंबर से जनवरी तक 15 दिन का गैप है। ये कितना दिन का गैप है बच्चों? 15 डेज का। तो ये जो गैप आता है ना बच्चों सेशंस के बीच में, इन्हें बोलते हैं रिसेस। क्या बोलते हैं? रिसेस। स्पेलिंग देख लेना भाई, मैं तो रिसेस की स्पेलिंग यही याद है मुझे तो। ठीक है, ये ब्रेक है, ये नेताओं के लिए ब्रेक है। अब मान लो जिस टाइम पे संसद जो है सेशन में नहीं है, जून में संसद सेशन में नहीं है, यानी जून में संसद का कोई सत्र नहीं, सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर तक संसद सत्र में नहीं है, सेशन में नहीं है, और इस टाइम पे सरकार को जल्दी से कोई लॉ बनाना है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जहां पे एकदम से लॉ बनाना जरूरी है, पर जून के मंथ में संसद तो बैठी नहीं और कानून सारे संसद में बनते हैं। भाई संसद का काम क्या है? पार्लियामेंट का काम क्या है? यही तो है हमारी सेंटर की लेजिस्लेचर, यही तो है हमारी केंद्र की विधायिका, इसी पार्लियामेंट का तो काम है कानून बनाना। अब संसद बैठी नहीं जून में तो ब्रेक चल रहा है संसद का, और इस टाइम पे सरकार को एकदम से आन पड़ी है कि कानून बनाना पड़ेगा। अब संसद को तो बुला नहीं सकते टाइम से पहले, क्योंकि नियम है संविधान में। तो होता यह है कि ऐसी सिचुएशन में जब ब्रेक टाइम चल रहा हो संसद का, और उस टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशन में कोई लॉ बनाना पड़ जाए, सरकार को इमरजेंसी सिचुएशन में लॉ बनाना पड़ जाए, इमरजेंसी वो वाली इमरजेंसी नहीं, नेशनल इमरजेंसी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इमरजेंसी मतलब एकदम से कोई सिचुएशन आ गई। तो मान लो जून के महीने में सरकार के सामने ऐसी कोई मुसीबत आ गई कि तुरंत कानून बनाना है, और पार्लियामेंट है नहीं, पार्लियामेंट जुलाई में शुरू होगी। तो होता क्या है कि इस रिसेस वाले टाइम में, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में सरकार जो है राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट किससे रिक्वेस्ट करती है? गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है राष्ट्रपति से, सरकार रिक्वेस्ट करती है राष्ट्रपति से कि आप ही कानून बना दो। आपके पास आर्टिकल 123 में पावर है कि आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो, यानी जब भी संसद सत्र में नहीं होगी, जब भी संसद सेशन में नहीं होगी, तब प्रेसिडेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 123 कि वो किसी भी मुद्दे पर जिस पर भारत सरकार चाहती है उस पर तुरंत से लॉ बना दे। ठीक है, तुरंत से लॉ बना दे। तो याद रखो बेटा, ये रिसेस टाइम में ये 123 की कीमत समझ में आई। 123 राष्ट्रपति की पावर, राष्ट्रपति की पावर। तो 123 में राष्ट्रपति की पावर है, कौन सी पावर है? ऑर्डिनेंस पास करने की, अध्यादेश लाने की,
और अध्यादेश कब लाया जाता है? जब संसद पार्लियामेंट में, संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा और उस टाइम पर लॉ बनाना है, तो राष्ट्रपति की पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी कर सकता है या कर सकती हैं। अब जैसे मान लो ब्रेक टाइम चल रहा था जून का, जून के इस ब्रेक टाइम में अपना सरकार को जरूरत पड़ी एकदम से लॉ बनाने की, राष्ट्रपति को बोल दिया आप अध्यादेश ले आओ, फटाफट कानून चाहिए, संसद के वापस आने का टाइम नहीं है अपने पास, तो राष्ट्रपति ने आर्टिकल 123 के तहत मान लो अध्यादेश बना दिया, ठीक है, तो राष्ट्रपति की पावर है, अध्यादेश जारी कर सकता है वो। तो आर्टिकल 123 के लिए, मतलब आर्टिकल 123 के हिसाब से मान लो राष्ट्रपति ने अध्यादेश बना दिया, ऑर्डिनेंस आ गया। अब ये ऑर्डिनेंस कब तक रहेगा एक्टिव, यानी कानून बन गया, कानून बन गया इमरजेंसी में, वो है ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस ही कानून है। अब बात यह कि ऑर्डिनेंस कब तक रहेगा, ध्यान से सुनो बेटा, ये जो ऑर्डिनेंस है ये तभी एग्जिस्ट करेगा, ये तभी अस्तित्व में रहेगा, इसका अस्तित्व किस पर टिका हुआ है, देखो इसका अस्तित्व, इसका एग्जिस्टेंस इसका अस्तित्व किस पर टिका हुआ है कि अगर ऑर्डिनेंस मान लो जून में आया है, तो जैसे ही नया सेशन शुरू होगा, यानी जुलाई वाला शुरू होगा, तो ऑर्डिनेंस अस्तित्व में तभी रह सकता है, एग्जिस्टेंस में तभी रह सकता है जब नए सेशन में यानी जुलाई और अगस्त में नया सेशन चालू हो रहा है अपना मॉनसून सेशन, तो नए सेशन में अगर 6 वीक्स में, 6 हफ्ते में नए सेशन में, ध्यान सुनो बेटा, नया सेशन जुलाई अगस्त, दोबारा से बिल्स वगैरह पे चर्चा होगी, कुछ बिल वगैरह लॉ वगैरह बनेंगे, तो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही ऑर्डिनेंस जून में आया तो अगला सेशन आएगा जुलाई में, जुलाई अगस्त मॉनसून सेशन, तो उस जुलाई और अगस्त में 6 हफ्ते के अंदर 6 वीक्स, 6 हफ्ते के अंदर बच्चों छह हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश प्रॉपर बिल की तरह पास करवाना पड़ेगा। जैसे प्रॉपर कानून बनाती है संसद, वैसे ही इस अध्यादेश को पास करना होगा अगर इसे आगे के लिए बढ़ाना है तो। याद रखना, जैसे बिल बनते हैं कि मान लो एक हाउस से पास हुए, लोकसभा से पास हुए, फिर वो राज्यसभा के चले गए, राज्यसभा से पास हुए, फिर वो प्रेसिडेंट के पास चले गए, प्रेसिडेंट ने अपनी मंजूरी दे दी, फिर वो बिल बन गया लॉ। यानी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अब उस अध्यादेश को। जैसे नया सेशन चालू हो जाएगा और अध्यादेश को बनाए रखना चाहती है सरकार, तो इसे संसद से पास करवाए प्रॉपर तरीके से। तो नए सेशन में अगर 6 वीक्स के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश 6 वीक्स के अंदर अगर अध्यादेश प्रॉपरली पास नहीं होता, पार्लियामेंट से प्रॉपरली पास नहीं होता है पार्लियामेंट से, संसद से, पार्लियामेंट से अगर ये पास नहीं होता है, नए सेशन में अगर 6 वीक्स के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर यह अध्यादेश प्रॉपरली पास नहीं होता है, तो पार्लियामेंट, कहां से, पार्लियामेंट से पास नहीं होता है, तो इसको रद्द कर दिया जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। यानी ऑर्डिनेंस की वैल्यू तब तक ही है, एक तो जब वो ब्रेक पड़ा हुआ है तब, और जैसे ही सेशन कोई नया आ जाएगा तो उस ऑर्डिनेंस को सेशन की शुरुआत के पहले दिन से 6 हफ्ते के अंदर सेशन शुरू होते ही 6 हफ्ते के अंदर यानी 24 दिनों के अंदर कितने हो गए, 6 हफ्ते है ना, हाँ, तो 7 6 के कितने हो गए भाई, 7 6 की 42 है ना। तो 6 हफ्तों के अंदर इसको पास करवाना पड़ेगा अध्यादेश को प्रॉपर तरीके से, जैसे बिल पास होता है, अदरवाइज ये गया, खत्म हो जाएगा, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा ये अध्यादेश। अगर सरकार अध्यादेश को बचाना चाहती है, जो कानून उन्होंने इमरजेंसी में बनाया है उसको अगर बचाना चाहती है, तो प्रॉपर तरीके से 6 हफ्ते के अंदर नए सेशन के शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर इसको पास करवा दे, प्रॉपर तरीके से बच जाएगा। तो याद रखना, प्रेसिडेंट के पास ही पावर है ऑर्डिनेंस की अंडर आर्टिकल 123। नेक्स्ट,
द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितना टाइम हो गया भाई? हाँ बस खत्म होने वाला है फिर। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताओ भाई उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र कितनी होनी चाहिए? आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 58 में मेंशन्ड है कि एक तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आपको सिटीजनशिप मिली हुई है, भारत के आप नागरिक हो, तो एक कंडीशन तो आपने पार कर ली, भारत के नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज कम से कम, एज एटलीस्ट कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। और याद रखना, वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो वो लोकसभा का मेंबर हो। ध्यान से सुनो, किसी को अगर राष्ट्रपति बनना है तो याद रखना, ना तो वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ना ही राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ना ही राज्य विधायिका में, स्टेट लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए, और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कहीं का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। बस वो क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके, लोकसभा का मेंबर बन सके। तो क्वालिफाइड होना चाहिए, इतना योग्य होना चाहिए, इतना योग्य होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए तो एज भी 25 चाहिए, यहां तो 35 मांग रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है कहीं ना कहीं वो लोकसभा का मेंबर बनने के लायक है। तो याद रखो, क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के। क्लियर बच्चों? तो ये 3 कंडीशन है आर्टिकल 58 में। तो एज कितनी है, कम से कम कितनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 ईयर्स। ठीक है, 35 ईयर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अ कैंडिडेट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी एक कंडीशन है जो राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी नहीं है? शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, यह तो जरूरी है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, यानी कम से कम इतनी एज तो चाहिए। ठीक है। लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, यानी कोई सरकारी नौकरी ना हो, एक तो सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारी नौकरी में भी हो, स्टेशन मास्टर भी बने हुए हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बने हुए हो, है ना। मान लो दोनों में से कोई भी पद है तुम्हारे पास, कोई सरकारी नौकरी तुम्हारे पास, तो सरकारी नौकरी बने, सरकारी नौकरी है और तुम सोच रहे यार चलो इलेक्शन भी लड़ लेते हैं, एज तो 40 हो ही रखी है, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं। तो प्रेसिडेंट का चुनाव तब ही लड़ सकते हो जब कोई लाभ का पद धारण ना किया हो। लाभ का मतलब है कि सरकार से सैलरी मिलना, सरकार से सैलरी मिलना। तो ऐसा कोई पद आपके पास नहीं होना चाहिए जहां सरकार से सैलरी मिल रही हो, इसी को बोलते हैं लाभ, लाभ का पद। भाई सरकार से सैलरी मिल रही है और फिर इलेक्शन भी लड़ रहे हो, तो लाभ का पद यानी जो सैलरी वाला पद है वो नहीं होना चाहिए आपके पास, रिजाइन करना पड़ेगा तब इलेक्शन लड़ पाओगे, रिजाइन करना पड़ेगा नौकरी से, याद रखना। तो लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, यानी सरकार से सैलरी नहीं आनी चाहिए। एक तो सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ जो है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं, कुछ ऐसे पद हैं जिनको लाभ का पद नहीं बोलते। ठीक है भाई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एक्सेप्शन क्या है, यानी कौन सी पोस्ट्स हैं जिन पर होते हुए आप चुनाव लड़ सकते हो राष्ट्रपति का, कोई दिक्कत नहीं, वो लाभ का पद नहीं है। जैसे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, अगर आप उपराष्ट्रपति हो, वाइस प्रेसिडेंट हो और चुनाव लड़ना चाहते हो राष्ट्रपति का, कोई दिक्कत नहीं, आपको उपराष्ट्रपति के पद से रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, आप इस पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हो। सेकेंडली, राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर, राज्य का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट, इनको भी आजादी है कि वो भी अपने पद पर रहते हुए अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं, राज्य का राज्यपाल। उसके अलावा मिनिस्टर, अगर कोई मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, अगर कोई केंद्रीय मंत्री है या राज्य मंत्री है, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री,
ये भी लाभ का पद नहीं है, ये भी लाभ का पद नहीं है। केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री, तो ये तीन ऐसे पद हैं, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री। अगर इन पद पर कोई बैठा है तो वो बैठे बैठे चुनाव लड़े अपना आराम से, हार गया तो वो पद तो है ही, और जीत गए तो छोड़ दो भैया। तो बाकी जो है वो सरकारी ऑफिस वगैरह वो लाभ का पद है, ये धारण नहीं होना चाहिए। तो यानी ये भी सही है। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ कि संसद में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई अनुभव नहीं चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि आपके 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संसद का, तब बनोगे राष्ट्रपति, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बन सकता है, बस जो कंडीशंस आपको बताइए वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? जल्दी देखो भैया, बस ये 2 सवाल बचे हैं, 2 सवाल बचे हैं, ध्यान से देखो। आर्टिकल 59, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? तुम सब जानते हो 59 में तो क्या है? कंडीशंस है, राष्ट्रपति बनने की कंडीशंस है। कंडीशंस राष्ट्रपति बनने की कौन सी कंडीशंस है? कि वो ना तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ना ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। ये कंडीशंस है। तो कंडीशंस राष्ट्रपति बनने वाली, तो ये कंडीशंस है यहां पर। ठीक है, 61 में इंपीचमेंट है, 61 में इंपीचमेंट है, क्योंकि 42 और 48 तो हमारे डीपीएसपी हैं। ये तो डीपीएसपी हैं, क्योंकि हमने राष्ट्रपति के पद को पढ़ा ही 52 से 62 है, तो ऑब्वियस बात है ये दोनों तो नहीं होंगे। तो 61 में है इंपीचमेंट, यानी राष्ट्रपति का उसके पद से निकलना, राष्ट्रपति को उसके पद से रिमूव करना। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। समझ में आया बच्चों? तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना, यानी उनको उनके पद से निकालना, महाभियोग लगाना, ये आर्टिकल 61 में है। महाभियोग मतलब उनको उनके पद से निकालना। और ये महाभियोग कब लग सकता है? महाभियोग कब लग सकता है? जब वो संविधान का उल्लंघन करें, जब संविधान का उल्लंघन करें, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे, जब राष्ट्रपति संविधान का वायलेशन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे, तब उनको निकाला जा सकता है। जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तब उनको निकाला जा सकता है। और निकालेगा कौन? महाभियोग कौन लगाएगा? बताओ भाई। पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट द्वारा इनको निकाला जाता है, संसद द्वारा इन्हें निकाला जाता है। क्लियर है? चलो, तो आर्टिकल 61, आर्टिकल 61। नेक्स्ट, हु एंजॉयज द पावर टू समन, प्रोरोग ईदर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भाई मैंने अभी बताया ना तुम्हें, 3 सेशंस होते हैं, बजट है ना भाई, 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। तो तीनों सेशन जब भी शुरू होते हैं अपने अपने टाइम में, जैसे ये जनवरी में शुरू होता है, जनवरी से मई तक है, ये कब तक है? ये जुलाई अगस्त, 2 महीने, जुलाई अगस्त, और ये मिड नवंबर से मिड दिसंबर, मिड नवंबर से मिड दिसंबर, 1 महीने। ठीक है भाई? तो याद रखना, सेशन को शुरुआत, चाहे वो बजट सेशन हो, चाहे मॉनसून हो, चाहे विंटर हो, सेशन की शुरुआत राष्ट्रपति की परमिशन से होती है, सेशन की एंडिंग राष्ट्रपति की परमिशन से होती है। तो सदन को बुलाने यानी शुरू करने का, और स्थगित करने यानी एंड करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। क्लियर है? इन्हीं के कहने पर सेशन शुरू होगा, इन्हीं के कहने पर खत्म होगा। चलो बेटा, तो डिटेल में अगर तुम्हें पॉलिटी या इस तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, थ्योरी क्लियर करनी है, तो ये बैच फटाफट से लो और तैयारी शुरू कर दो। बढ़िया टाइम है, बढ़िया ऑफर है और बढ़िया कंटेंट है। ठीक है भाई? तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं और थोड़ी देर में 10 मिनट में मिलते हैं हमारे फाउंडेशन वाले बैच ज्योग्राफी की क्लास में। आज टीम ने गलती कर दी, 3:15 बजे क्लास लगाई हुई थी, जबकि टाइमिंग है 5:15 की, और मुझे पता ही नहीं चला कि 3:15 की टाइमिंग लगाई हुई है। तो अब 5:15 पे मिलो अपने ज्योग्राफी की क्लास के लिए सभी लोग। ठीक है? चलो।
थैंक यू प्रभात।